जो मुखबिर थे कभी वो अखबारों के मालिक हो गए। तो यहाँ पंगा मालिकों का है। जो हमारे फील्ड में जितने भी हमारे रिपोर्टर्स भाई हैं, जितने भी ये मतलब पैनलिस्ट होते हैं, सब लोग वो कहीं न कहीं एक जॉब में हैं। बिल्कुल। वो चाहते हैं उत्तराखंड से प्यार करते हैं, मुद्दे भी उनके सामने हैं, वो रखना भी चाहते हैं। पर क्या करें उनका मालिक बिक गया, दिक्कत वहाँ है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत। एक बार फिर से स्वागत है आपका आईटीजी टॉक्स पे। आईटीजी टॉक्स पे हम हर क्षेत्र की बात करते हैं, हर विवाद पे बात करते हैं, हर मुद्दों पे बात करते हैं। और आजकल उत्तराखंड में एक मुद्दा जो आग पकड़े हुए है, वो है पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र वालों का। आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार त्रिभुवन चौहान। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद सीमा जी। तो आज की इस प्रोग्राम में बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारी बातें खुलेंगी और बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बात होगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। सर, आप खुद पत्रकार हैं। उत्तराखंड में कई मुद्दे उठते हैं, उठाते हैं। पत्रकार होने के नाते ये जिम्मेदारी भी होती है कि हर मुद्दे को सच्चाई के साथ उठाया जाए, आगे रखा जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुद्दे तो कई उठते हैं, उठने के बाद वो गायब कहाँ हो जाते हैं? क्यों नहीं उन पे आगे बात हो पाती है? ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि जो आज सरकार है, वो हठ धर्मिता पर है। हुँ, मुझे अटल जी का एक स्लोगन आता है याद, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जो आवाज़ उठाने वाले हैं और आंदोलनकारी जो हैं, अगर उनको दबा दिया जाता है उनकी बात को, यानी कि आपकी सरकार तानाशाही की तरफ चल रही है। हुँ, ये भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे एक बहुत गणमान्य प्रधानमंत्री के वक्तव्य हैं। आज जो हो रहा है, आवाज़ें उठ रही हैं, लगातार उठ रही हैं, हर दिशा से उठ रही हैं। लेकिन जिस हिसाब से सरकार का और खासकर धामी सरकार का उसमें टेक है, ये बिल्कुल विफल है। इनको समझ हुँ। नहीं आ रहा है कि आज जनता आक्रोशित है, जनता के साथ ये छल नहीं किया जाना चाहिए, पर उन्हें ज़्यादा विश्वास उस पे है कि वो अपने लोगों को किसी तरह खुश करना है बस, और हुँ। उसी पर ये चीज़ें हो रही हैं। अपने लोगों को खुश करने की बात आई है। अभी के टाइम पे एक मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा तूल पकड़े हुए है, बहुत ज़्यादा आग पकड़े हुए है। अभी जब सदन चल रहा था, सदन के दौरान विधायक द्वारा पहाड़ियों के ऊपर टिप्पणी की गई और उस टिप्पणी से पूर्व ही जो है एक बहुत बड़ा कानून जो है लागू किया गया, यूसीसी भी और भू कानून भी। और उसके तुरंत बाद ही पहाड़ियों के लिए इस तरह की बात को सदन में कह देना, ये किस दिशा की ओर जो है उत्तराखंड को लेके जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड में आज जो हो रहा है, जो हम माँग नहीं रहे हैं, वो हुँ, दिया जा रहा है। जी। ये बड़ा स्पष्ट है। यूसीसी हमने कभी भी नहीं माँगा था, ना ही इसकी कोई डिमांड थी, और ना ही 2022 में जब इनका चुनावी शपथ पत्र था, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये तो मोदी जी ने एक बोला और धामी जी ने किया, वैसा है। हुँ, और सबसे बड़ी बात, यूसीसी को बरगलाया किस तरह से जा रहा है कि ये भैया मुस्लिमों के खिलाफ है। कोई मुझे एक चीज़ समझा दे, ये केवल मुस्लिम के खिलाफ कैसे हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के जो चाटुकार, जो छुटपइये नेता हैं, उनको खुश करने मात्र है। हुँ, मैं ये मान के चलता हूँ, समझिएगा आप, कोई मुस्लिम लड़का अगर आज पहाड़ की बिटिया से या हमारे उत्तराखंड की किसी बेटी से साथ रहने लग जाए, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप का ठप्पा सरकार लगा कर दे रही। बिल्कुल। अगर वही लड़का हमारे यहाँ किसी लड़की से शादी कर देता है और फिर शादी के बाद ये लड़की का आधा हिस्सा, यानी कि वो मुस्लिम लड़का हमारी भूमि पर या हमारी प्रॉपर्टी पर आधे % का हिस्सेदार हो जाए, ये भी यूसीसी के अंतर्गत हो रहा है, समझिए। तो ये चोट इनको महसूस नहीं हुई, ये हमने कभी मांगा ही नहीं था। दूसरी बात आपने की भू कानून के लिए लगातार संघर्षरत रहे हम। मुझे याद है, पहला जो कानून था उस समय एक पत्रकार के पहली जो रैली थी उसमें एक पत्रकार की भूमिका में हम गए थे, लेकिन तब से लेके अब तक हर दिन उस पर लड़ते रहे। आज एक बड़ा आंदोलन भी हो रहा है हल्द्वानी में। पहले हम हल्द्वानी में भी गए थे भू कानून के लिए। आज जो मामला था वो कहीं न कहीं प्रेमचंद अग्रवाल के इर्द-गिर्द है। अब उसी तीसरी बात पे आ रहा हूँ मैं। ये भू कानून पे भी देखिएगा, इन्होंने नगर निकाय अलग कर दिए। इन्होंने हरिद्वार और उधम सिंह नगर उससे अलग कर दिया। तो जब आपने ये सब अलग कर दिए, तो फिर बचा क्या? यानी कि पहाड़ों पर तो
जहाँ जहाँ निकाय है, मेरे उखी मठ में, गुप्त काशी में निकाय है, गोपेश्वर माणा में गोपेश्वर में आया तो जोशी मठ में निकाय है, धारचूला पिथौरागढ़ में निकाय है। तो यहाँ निकाय में तो छूट मिल गई, आप जमीनें ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं रास्ता खोला हुआ है, सख्त कहीं भी नहीं है ये भू कानून। और ये धामी जी की केवल पीठ थपथपाने वाली बात, और जैसे मोदी जी अभी करके गए ना, पीठ थपथपाई है और बोल के दिया है कि उत्तराखंड के लोग अब तुम घाम तापो। तो ये घाम तापने के लिए, मवासी घाम लगी तुम्हारी, और घाम तापो योजना के अंतर्गत अब हम सब लोग घाम तापते रह जाएंगे। अब बात मैं करता हूं उस बदतमीज विधायक, आपने बोला, मैं बोलता हूं बदतमीज मंत्री के बारे में, जिसने सदन के अंदर एक अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। और समझिएगा, चाटुकारिता इतनी थी वहां पर भी, जो ऋतु खंडूड़ी भूषण अंदर बैठी हुई थी, या फिर अन्य 70 के 70 विधायक या 69 अगर इनको छोड़ दें, तो वो सब मौन रहे। मुझे द्रौपदी का एक कथन याद आता है, जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था सीमा जी, तो उस समय एक द्रौपदी जब गुहार लगा रही थी भगवान श्री कृष्ण ने, तो उन्होंने कहा था कि आज इस पूरी सभा में जितने लोग मौन हैं, ये सब मौन हो जाएंगे, ये एक दिन मर जाएंगे। और आज वही चीज हुई है। 70 लोगों के बीच में इतनी बड़ी बात हुई और इनके कान तक जू नहीं रहेंगे। जब अगले दिन इन्हें पता चला कि बाहर, सदन के बाहर तो मीडिया में ये बहुत कुछ चला है, तो तब लखपत बुटोला उठे। लखपत बुटोला ने कुछ बोला उस पर, हमारी ऋतु दीदी किस तरह से बोल रही हैं, चुप हो जाइए आप, चुप हो जाइए आप, चुप हो जाइए। अरे वो प्रेमचंद्र अग्रवाल को नहीं बोल सकती थी चुप होने? लेकिन ऐसा क्या है इनका जो बटा हुआ है प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ? ऐसी कौन सी डील्स इनकी आपस में है? इस पर संज्ञान लेना होगा। ये ऋतु खंडूड़ी वही है। पहली बार ऐसा हुआ, पिछले सत्र में आप देखो 3 विधायक ऐसे थे जिन पर दल बदल का कानून लगा और उन्हें विधायकी से हटा दिया गया। यहां पर भी एक फाइल दबाकर बैठी है ऋतु खंडूड़ी। किस दबाव में? ऐसे कौन से तुम्हारे वीडियोस हैं सामने वाले के पास, या तुम्हारा ऐसा कौन सा चीज है जो आज तुम उसके लिए कुछ नहीं बोल रही? तो ये यहाँ पर जो आज चल रहा है उत्तराखंड में, ये दमन हो रहा है। अगर आज भी हम शांत रहें, जैसे आपने पहले शुरुआत में बोला था कि हम पत्रकारिता के रूप में भी माइक उठाकर ये बोल रहे थे, बहुत सालों तक बोलते रहे यकीनन। अब की बार एक प्लान ये किया था कि हमने केदारनाथ की जनता, यकीनन केदारनाथ की जनता ने बहुत प्यार दिया है। पहली बार के हिसाब से जितना उनको सोचना था कि यार एक नया लड़का है, न दारू थी, न पैसा था, न वो संसाधन थे, पर चुनाव लड़े, और केवल उस बात पे जो पिछले कई वर्षों से हम उत्तराखंड की जनता के बीच में रहकर कर, केदारनाथ की जनता के बीच में रहकर कर, उन्होंने उस पर मुहर लगाई। तो मुझे लगता है अब वो समय आ गया कि वहां जाकर तो देखें। अगर हम विधानसभा में परसों होते, यकीन मानिएगा, कुछ नहीं, एक जूता तो जरूर उछालते वहां। उनको सबक तो आता, उन्हें समझ आता कि भैया ये आज का युवा है जो उत्तराखंड की, अगर आप पराकाष्ठा पर या हमारे होने पर सवाल करोगे तो आपको जवाब तुरंत मिलेगा। जवाब की हम बात करते हैं, पहले तो मैं इसको थोड़ा साइड रखती हूँ, मैं एक बात पे और वापस आती हूँ कि आवाज़ उठाई जाती है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी, आपने खुद पत्रकार रह के कई मुद्दों पर आवाज़ उठाई, बेबाकी से आवाज़ उठाई है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी देखा जाता है कि आईटी सेल द्वारा उन चीज़ों को रोक दिया जाता है। कई सारी ऐसी पोस्ट होती हैं कि अगर अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख रही थी कि किसी के द्वारा एक पोस्ट की गई थी जिसमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पॉइंट किया गया था कि इस तरीके से सारा सब कुछ हुआ, प्रेमचंद अग्रवाल ने इस तरीके से कुछ कहा, और वो इनडायरेक्टली वो पोस्ट लिखा गया था हास्य के रूप में, बट वो राजनीति को इंगित कर रहा था। तो जब मैंने उसको शेयर करने की कोशिश की तो वो शेयर नहीं हुआ। उसमें पहले दिखा दिया कि इसमें राजनीति से जुड़ा हुआ ऐसा-ऐसा मुद्दा है, वो शेयर नहीं हुआ। तो किस तरीके से जो है खत्म कर दिया जा रहा है, जो एक हमारा हक था कि हम बेबाकी से अपनी बात को रख सकते हैं, उस चीज़ को खत्म कर दिया जा रहा है। तो किस बिल्कुल तरह से नहीं, देखते हैं? ये देखिए ना, ये संविधान को भी खत्म करने की बात कर रहे थे। हुँ, वो तो मेजोरिटी इनको मिली नहीं, क्योंकि मुझे लगता है बाबा श्री केदार सब देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ होता तो ये यकीनन कुछ भी कर सकते थे। संविधान इन्होंने बोला था, एक इनके कई विधायकों ने, कई सांसदों ने तब ये बयान किया था कि हमें आप ताकत दो, हम संविधान बदलेंगे। तो समझिएगा, जो आप बोल रहे हैं अभी, एक लड़के पर इसलिए केस हो जाता है, उसको दिल्ली से उठा दिया जाता है क्योंकि उसने धामी का फोटो डाला था और साथ में वो स्लोगन लिखा हुआ था, यहाँ मेडल बिक रहे हैं। और जबकि ये खुद पत्रकार वार्ता उन्होंने की और तमाम पत्रकारों को डिस्ट्रीब्यूट किया ये मैटर कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा संज्ञान में आया है कि यहाँ गोल्ड 3 लाख में, ब्रॉन्ज आपका इतना और सिल्वर इतने में बिक रहा था, इसलिए हमने ये अधिकारी पर
अंकुश लगाने के लिए इनको अलग किया है। जब यही बात अलग अलग अखबारों ने छापी तब इन्हें दुख नहीं हुआ, लेकिन वही बात एक युवा साथी ने अपने फेसबुक के माध्यम से डाली और उसमें धामी जी का फोटो लगाया। बस गलती कहाँ हुई उसकी गलती ये थी कि धामी का फोटो लगा दिया। अरे जिस परिवार के जो मुखिया को तो पता होगा ना क्या हो रहा है, सही और बात है। शर्मनाक भी उन्हीं के लिए। मेरे और मेरे घर में अगर आज कुछ चीजें हो रही हैं तो यानी कि मुझे सब चीजें पहले तो पता होंगी, और अगर कहीं लड़ाई भी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो यकीनन सबका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मेरे दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। बिल्कुल। या तो मैंने छूट ज्यादा दे रखी या परवरिश कम है। मैं उदाहरण यहाँ पर बोल रहा हूँ प्रणव और उमेश कुमार का अभी का प्रकरण। धामी जी को पता है ये क्या हो रहा है मेरे प्रदेश में, उसके बाद भी मौन साधे बैठे। ये आज जितनी चीजें हो रही हैं, अभी प्रेमचंद्र अग्रवाल पर मौन साधे बैठे, दही जम गई है। हमारे कुछ ऐसे चाटुकार हैं, देखिएगा, इनको हमेशा, सुबोध उनियाल जी को उत्तराखंड के लोगों ने इतना प्यार दिया, नरेंद्र नगर की जनता ने इतना प्यार दिया, बार बार उनको चुनते रहे। आज वो वन मंत्री भी हैं। पहले तुम कांग्रेस में थे, कभी भाजपा में थे, कभी उनको गाली देते थे, आज इनको गाली दे रहे, तो आपका चरित्र तो यही दिख रहा है। पर फिर भी इसके उपरांत भी आप केवल एक उसको ठीक करने के लिए कि शंभू पासवान ठीक है, मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ठीक है, आप बोल रहे हो उनियाल, हम तो भाई बिहार से आए। बहुगुणा जी बोल रहे हैं अरे हम तो बंगाल से हैं भैया। अरे तुम होंगे जहां मर्जी से होंगे। आज सौहार्द की बात है, प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी अस्मिता की, हमारा ये राज्य जो है इस पहाड़ को बचाने की, और उसी पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये पूरा जो तमाम तंत्र है ना इनका, ये बिक चुका है, ये खत्म हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि इससे दूर, जैसे आपने भी बोला ना कि मामले उठ तो रहे पर हो, तो ये तानाशाही है। इसके ऊपर जाकर, इसके इतर जाकर कुछ सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है अब आंदोलनों से भी बहुत कुछ, देखिए ना, पूरी जनता आंदोलन कर रही थी अभी परसों गैरसैंण में जी। कि प्रेमचंद्र अग्रवाल, उस व्यक्ति को हटाया जाए जिसने हमने माँ बहन को गाली दी, जिसने हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की साजिश की। तो वहां क्या हो रहा है, उसी दिन उसको एक 7 मेंबर्स के एक ग्रुप में शामिल किया जाता है, जिसमें अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं उनके संचालन में ये होगा। और वो भी कौन सा, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं बोलता हूं जो व्यक्ति खुद डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको उसका हिस्सा बना दिया। तो ये एक तरफ जनता बोल रही है कि इसको हटाओ, तुम उसको प्रमोट कर रहे हो। जो व्यक्ति खुद ही कह चुका है कि पहाड़ों में कोई बच्चा नहीं है, तो वो पहाड़ों में होने वाली आपदाओं को किस तरीके से देख पाएगा? क्या बात है, इस जी। बात के लिए तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि पहाड़ में एक्चुअल पहाड़ के लोग क्या है, पहाड़ की अस्मिता क्या है। लेकिन एक चीज जरूर हुई है इन सभी आंदोलन से, घबराया तो बहुत है प्रेमू भाई इसकी। आज देखो, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, ये वहां बोल रहा था कि भाई शराब बंद कर दो। वो कैमरे पता नहीं कहाँ से आते हैं जब आपको ऐसा करना होता है, और उसके बाद आपको उसको प्रकाशित करना होता है। मेन मुख्य उद्देश्य था इसको प्रकाशित करना, जनता के सामने बताना। समझ रहे हो आप? ये वो आदमी जिसने शराब की दुकानें खुलवाई, मातृशक्ति तमाम विरोध करती रही, कई दुकानें खुल गई, आज केवल थोड़ा सा भला दिखने के लिए। मतलब ये ऐसा है कि रावण कभी कभी जैसे शिव स्तोत्र पढ़ता था, या फिर कुछ अग्निकुंड में कुछ हवन ववन करता था, उसको लगता था उसके पाप धुल गए, तो पाप धुलने वाले नहीं है ऐसे। ये तो तुम्हें करना ही चाहिए, और किस लिए चुना गया तुम्हें? कल विधायक रहते तो तुम्हारे पास वो भी पावर नहीं रहेगी। अब जब विधायक बन के फिरोगे उन्हीं सड़कों में, तो बिल्कुल दुनिया अलग दिखेगी, और ये होने वाला है जल्द। अम, एक बात पे मैं आती हूँ सर। बात यहाँ पे आई है कि विधायक बनोगे तो अलग तरीके से दिखोगे। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि कहीं न कहीं ये चीज़ें भी देखी जाती हैं, और जो बड़े पदों पर बैठे हैं, सत्ताधारी विधायक या अधिकारी, जिनको भी हम, जो भी हम उनको कहेंगे, तो उनके द्वारा ये बात भी कही जाती है कि जो आंदोलन करता है, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, वो सड़क छाप है, वो हाँ, माओवादी है। हाँ, उन पे भी मैं आऊँगी अभी सड़क छाप वाली हाँ। बात पे, लेकिन मैं अभी इस बात पे आती हूँ कि अगर हम बात करें बेरोजगार संघ के बॉबी पवार की, उन्होंने सत्ता को हिला के रख दिया। यहाँ तक कि नेशनल टीवी पे भी ये बातें कही गई कि जहाँ पे पूरा वो कहा जाता था ना कि अब की बार पूरी 5 सीटें हमारी, वहाँ पे 1 सीट का जो है ज़िक्र नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो बना रहा कि असमंजस हाँ, लगी। कि कुछ भी हो सकता है, सीट हिल भी सकती है, सब चीज़ें। लेकिन किन्हीं-किन्हीं लोगों के द्वारा, जो बड़े पदों पर है, वो ये भी कहा गया
कि बॉबी परमार ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सारे आंदोलन किए। इसी तरीके से आप खुद पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता से थोड़ा-सा अलग हटके आप जब केदारनाथ विधानसभा में घुसे तब भी ये बात कही गई। ऐसे ही बद्रीनाथ विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे भी एक पत्रकार जो है निर्दलीय रूप से जब मैदान में उतरे तो उनके लिए भी ये बात कही गई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो जी, नेताओं को लगता है कि राजनीति इनके बाप की बपौती है। इनको लगता है जो वो कर रहे हैं केवल अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। टिहरी वाली सीट से ही शुरुआत करूंगा मैं। तो मंत्री गणेश जोशी, जिसपे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसकी बेटी है एक नेहा जोशी, जो उसके लिए वो मैदान तैयार करने में लगे हुए हैं। जब उनको दिखा कि अरे यार बॉबी यहाँ से उठ रहा है, तो कैसे इस लड़के को खत्म किया जाए यार, कैसे इसके बारे में बुरा भला बोला जाए, यही तो इनकी मानसिकता है। वो युवा है जिसने, हमने तो बॉबी का संघर्ष देखा नहीं, दिखाया भी है जनता को हाँ। पहले दिन से, है ना। जब उसने डंडे खाए, जब वो जेल गया, जेल से बाहर आया, कैसे युवा साथी बैठे रहे धरने पर बहुत दिनों तक, वो तमाम चीजें हमने दिखाई। तो देखा है वो संघर्ष। अगर वो अपने लिए कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ नेहा जोशी करके देख ले, या कोई भी एक और किसी भी नेता का बेटा, जैसे अभी सतपाल महाराज का बेटा, उसको बीच में टिहरी में एक वो दे दिया था कि जो भी वहां पर वाटर एक्टिविटीज हो रही है उसका वो अध्यक्ष होगा। अरे वो उठ के देखो ना, वहां पर जो युवा साथी जिन्होंने वोट ली हैं, उन्होंने एक एक करके कैसे उस पायदान तक पहुंचे हैं। सही बात है। आज जैसे बीसीसीआई में ही देख लो, अध्यक्ष बन के बैठे हैं अमित शाह के बेटे। वहां तक पहुंचो तब पर दर्द पता चलेगा ना। केवल आनंद अंबानी की शादियों में नाचने भर से आप स्टार नहीं हो जाते, बॉबी हो या फिर त्रिभुवन भी हो उसमें। क्योंकि हमने भी यकीन, आप यकीन मानिएगा, ये लोगों को वही तो भ्रमित था कि ये 1000 वोट ले जाएगा, 1500 वोट ले जाएगा। अरे हम जनता के बीच में कितने वर्षों से लगातार जा रहे हैं। सल्ट का कोई गांव ऐसा नहीं, पिथौरागढ़ धारचूला का कोई गांव ऐसा नहीं, चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी, टिहरी, कोई ऐसे गांव नहीं थे जहां हम गए नहीं है। पौड़ी में भी हम दूर 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 तक गए, लोगों ने देखा है वो। आज कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हम अपनी राजनीति का लेकर। और जैसे कि अभी केदारनाथ में हुआ है, आप समझिएगा, केदारनाथ में परसों मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने कहा कि ये विधायक आशा नौटियाल अभी क्या किया, ये घूमने गई क्षेत्र भ्रमण में कि सड़क की व्यवस्थाएं देखती हूँ, और उसी दिन एक इनका थोड़ा सा एक अखबार में छपा हुआ था, अतिक्रमण पर भी देखा इन्होंने। तो मुझे तो ये लगा कि आशा नौटियाल गई है क्षेत्र भ्रमण पर ये देखने के लिए कि किस किस को तोड़ना है और किसको बचाना है। और कल बुलडोजर पीला पंजा चला है केदार घाटी में, परसों वो घूम के आई, कल ये बुलडोजर चला। तो ये ऐसे कृत्य हैं इन नेताओं के, ये चाहते ही नहीं है। और आप जैसे बोल रहे थे ना, इनको दिक्कत क्या है, आशा नौटियाल वो महिला हैं जिन्होंने शुरुआत से लेके अब तक उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा में जब जब चुनाव हुआ है तब तब पार्टिसिपेट किया है। जब जब चुनाव हुआ है हर चुनाव में पार्टिसिपेट किया है। एक बार भाजपा ने टिकट नहीं दी तो सैला रानी के अगेंस्ट खड़ी हो गई, वो सिर्फ राजनीति पाने के लिए। केवल राजनीति। तो ये कैसे हमें बोल रहे हैं कि तुम राजनीति कर रहे हो? अगर ये राजनीति है कि जनता की आवाज उठानी, ये राजनीति है कि यहाँ सुविधाएं अच्छी करें, तो हाँ हम कर रहे हैं राजनीति, हमें ऐसी राजनीति अच्छी लगती है। पर तुम्हारे राजनीति में क्या हो रहा है कि पिछले 7-8 महीने से केदारनाथ जाने वाला एक मार्ग मुनकटिया के पास टूटा हुआ है, उस तक को नहीं बनाया गया अभी तक। तुम्हारी कौन सी राजनीति है ये? जबकि 2 महीने में यात्रा भी शुरू होने वाली है। 1.5 महीने में, 1.5 महीने में। पहले पिछली बार तक ये था कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर इन्होंने बरगलाया, अब की बार रजिस्ट्रेशन में एक और चीज ऐड कर दी, डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये हर जगह तो तबाह कर रहे हैं, हर जगह बर्बाद करने पे लगे हैं उत्तराखंड। हम चुप क्यों बैठेंगे? तो आज चाहे वो नवल भाई हो, मैं रहा, या फिर बॉबी हो, ये तमाम लोग जो भी आज लड़े हैं, वो अपने लिए नहीं अपने प्रदेश के लिए लड़े। वो दर्द देखा है कि यार इस माइक से लेके उस माइक तक जाने की बात की है, कि वहां जाके बैठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, वही कोशिश की है हमने। बिल्कुल, लेकिन जब इस तरह की कोशिशें होती है तो तोड़ने का काम तो बहुत किया जाता है। अच्छा, केदारनाथ की जब बात आई है तो केदारनाथ से संबंधित कुछ चीजों पे मैं चर्चा करना चाहूंगी। जैसा कि अभी एक मार्ग की बात आपने कही कि अभी तक वो बना नहीं है और यात्रा शुरू होने को है रजिस्ट्रेशन के नाम पे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाँव में बस के अभी तक जो है टूरिज्म के साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उनका व्यापार अच्छा चले, तो वो पहाड़ों को ना छोड़े, पहाड़ों में बसे। लेकिन जब इस तरह के काम किए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं केदारनाथ की बात करूं तो कैंप्स के जो टेंडर्स हैं
या फिर जो घोड़ा बग्गी या फिर बाकी चीज़ों के टेंडर से अधिकतर जो लोग हैं, वो बाहर की नज़र आते हैं। तो और हाँ, सबसे बड़ी बात, केदारनाथ में जहाँ कहा जाता है कि ढोल नहीं बजाना है, ऐसा डिज़ास्टर आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएँगी, वहाँ पर हेली की सुविधा की दी जाती है। दूसरी बात, मंदिर के ठीक पीछे जहाँ से आपदा आई थी, क्योंकि मैं खुद देख कर आई हूँ, वहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो लगातार उधर पत्थर-वत्थर जो भी तोड़ रही है। क्रशर लगे हुए हैं। हाँ, तो वहाँ वो चीज़ें चल रही हैं और मंदिर के ठीक सामने एक बिल्डिंग बन रही है। तो ये किस तरफ को आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? तबाही की तरफ। हुँ, शुरुआत करता हूँ मैं ढोल से। वो ढोल नगाड़ों को ठोकने वाले भी वहाँ हम ही लोग थे। पूरे विश्व भर ने वो वीडियो देखा कि कैसे ढोल फोड़े गए मंदिर प्रांगण में। देखिए, एनजीटी के मानकों की जो अवहेलना कर रही है आज की सरकार, केवल चंद पैसा बनाने के लिए। बिल्कुल। चाहे ये हेली कंपनियां, मैंने कहा हेली कंपनियां चलो आज अब अनिवार्य बन गई हैं, लोग आ रहे हैं, ठीक है, पर ये हेली कंपनी को जो उनको उड़ने का दायरा है, वो आप देखिएगा वो डिस्टेंस मीटर्स में होती है कि आपको इतना ऊंचा रहकर फ्लाई करना है, वो कोई नहीं करता। हुँ, ठीक है। दूसरा क्या है, ये लोग जब और 6 महीने वहां रहे तो मुझे ये समझना था कि ये हेली एयर एम्बुलेंस सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड करती हमारे लोगों के लिए। किसी गांव हुँ। में अगर कोई था, क्योंकि इन्होंने बहुत अनफॉर्चुनेट है, स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल खत्म। मतलब देखो पता क्या हो रहा है सीमा जी, मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना उसमें प्रॉब्लम है आज। हाँ। मतलब अगर मैं स्वास्थ्य, अब मैं यहाँ पे हेली की, अभी अच्छा हम एनजीटी की बात कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे हेली सर्विसेज लगा एम्बुलेंस क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी, हाँ। शिक्षा नहीं है। किस किस पर बात करेंगे? केदारनाथ धाम पर ही मैं बात कर लेता हूँ। आप समझिए कि केदारनाथ को इन्होंने कितना पर्यटन बड़ा हब बना दिया। हुँ, लोगों के हक हकूक छीने जा रहे हैं। आप बात कर रहे हो हेली की, वो तो बहुत अलग है। आपने पीछे बात की कि वहां क्रशर चल रहा है, वो भी वहां देखिएगा एक 4 नाली जमीन दी जाती है एक बाबा को, और वो खाता खतौनी में रजिस्टर्ड है। हुँ। कैसे? किसने दे दी उस बाबा को जमीन? जो मुरारी बापू हैं, जिनका इंटरव्यू ये सुधीर चौधरी ले रहे थे केदारनाथ धाम के वहां पर, उनको पीछे कुटिया बन रही है। आरएसएस की एक महिला है, रितंबरा देवी, उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहा है केदारनाथ में। केदारनाथ की बात करो, नीचे नहीं बात करो। हाँ, हाँ, मंदिर में, ऊपर। वहां अब तक 42-43 कुछ पट्टे थे, आज पट्टों की संख्या 252 हो चुकी। केदारनाथ ऑन सेल कहें तो बुरा नहीं है। आपने देखा होगा इन्होंने यात्रा से, पिछली बार की यात्रा की शुरुआत में क्यूआर कोड वहां लगा रखा। हाँ। कहाँ गया वो क्यूआर कोड, और कहाँ उस पर जांच चल रही, कौन है, कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं। बड़ी बात, भाजपा के अभी वहां पर बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाए जाने की बात की जा रही है। आप मानिएगा, केदारनाथ हो या रुद्रप्रयाग जिले की मैं बात करूं, वहां से नहीं लिया जा रहा है बंदे को। बीकेटीसी के नए अध्यक्ष को चुनाव की जो घोषणा या जो जो बताया जा रहा है अंदरूनी सूत्र, हल्द्वानी का कोई खनन माफिया है उसको बना दिया जाएगा। आखिर हम अपने प्रदेश को लुटते हुए कब तक? लोग बोलते हैं ना कि यार राजनीति कर रहे हैं, मतलब लुटते हुए देखना भी तो पाप है। किसी पाप को देखना भी तो पाप ही है, हम भी उसका उतना ही हिस्सेदार हो रहे हैं। सही बात है। आखिर कब तक? तो ये तमाम जो नेता हैं, जो ये तमाम ये चीजें हैं, दे हैव स्क्रूड आवर होल होल एनवायरनमेंट, दे हैव स्क्रूड द धाम। हमारे पुरोहित, वो एक एक अपने घर से निकलते थे यात्रा के बाद, पूरे देश विदेश भ्रमण करते थे, लोगों से मिलते थे, धाम की पराकाष्ठा, धाम की अद्भुतता, धाम के दिव्य दर्शनों के बारे में लोगों को बताते थे, और तब लोग आते थे। हुँ। और आज लग रहा है कि 2014 के बाद तो नहीं कहीं केदारनाथ बना। सभी चीजों में यही हो रहा है। सबसे ज़्यादा हुआ है। ये बात करते हैं गौ माता की, गौवंश की, गौ राष्ट्र। आज वी आर ऑन द टॉप लिस्ट, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गौ मांस, हुँ। मीट एक्सपोर्ट। और आम जनता, ये अंधभक्त खासकर, ये पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए बैठे हैं, इन्हें सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है। ये दुख है। हुँ। अच्छा, यहाँ पे अंधभक्त या इनकी अगर हम बात करें, अगर उनको साइड कर दें, जो लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। अभी शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था ना कि इस बात पे हम बाद में बात करते हैं। सड़क छाप जहाँ पे कह दिया जाता है। महेंद्र भट्ट जी खुद पहाड़ी हैं और जब इलेक्शन लड़ने की बात हुई थी,
तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ा अपना एक फेसबुक पे पोस्ट भी किया था कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने नंबर के साथ मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको जोड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, समस्याएँ सुनेंगे, जो भी बातें थी खैर। आज वो पहाड़ के लोगों को जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको माओवादी कह दिया जाता है, उनको सड़क छाप कह दिया जाता है, ये तो किस ये तरह से ये देख रहे हैं ये आप? जो महेंद्र भट्ट है ना, ये पागल हो चुके हैं। हुँ, वहाँ पर हमारी मातृशक्ति थी और वहाँ पर केवल कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं थे, हुँ, वहाँ पर बद्रीनाथ विधानसभा के लोग भी थे। बिल्कुल। हमारी मातृशक्ति थी, हमारे फौजी भाई वहाँ थे, एक्समैन थे, वहाँ पे बुजुर्ग थे, हमारे युवा साथी थे, वो तमाम वो लोग सड़क छाप नहीं थे। और अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है सड़क छाप, तुम हमें कहना चाह रहे हो, तो मैं बता देता हूँ, हाँ, मैं वो सड़क छाप हूँ, जो उन सड़कों के बारे में सोचता है जो शिक्षा के मंदिर तक जाती है। मैं वो सड़क छाप हूँ, जो उन सड़कों के बारे में सोचता है जहां युवा रोजगार के लिए जाए। हाँ, मैं वो सड़क छाप हूं, जो उन सड़कों के बारे में सोचता है जो अच्छे अस्पतालों तक जाए। हाँ, मैं सड़क छाप हूं, वो सड़कों के बारे में सोचता हूं जहां से हमारी मातृशक्ति को सबको ताकत मिले। हुँ, और हाँ, मैं वो सड़क छाप भी हूं, जो 2027 में ऐसे नेताओं को उसी सड़क पर बिठाने का सपना देखता हूं। तो हूं मैं वो सड़क छाप। और मैं कहना चाहता हूं, जो ये बयानबाजी ये करते हैं ना बिना सोचे समझे, कुछ भी बोलना है, मतलब बकवास करनी है, काले भट्ट हैं ये, सफेद भट्ट है, कौन से भट्ट हैं इनको तो पता ही नहीं है, क्या महत्ता होती है, क्या चीजें होती हैं, सब कुछ नाश कर दिया इन्होंने। हुँ। तो ये बड़ा एक सोचने का विषय है, पर जिस तरीके से ये चाहेंगे, जिस तरीके का जवाब ये चाहेंगे, उस तरह के जवाब अब मिलेंगे इनको, क्योंकि हमने भी सोचा है, ये इनके वाकई इनके बाप की बपौती नहीं है अब राजनीति। अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ सर कि आवाज़ तो उठाता है युवा, उठा भी रहा है। आज के टाइम पे अगर हम देख रहे हैं, तो शायद इतना प्रेमचंद अग्रवाल ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बात इतनी हाई लेवल तक जाएगी, हम्म, इतना ज़्यादा पहाड़ी, क्योंकि एक बात, मैं खुद पहाड़ी हूँ, मैं खुद गढ़वाल से आती हूँ, तो इस बात को मैं देखती हूँ कि लोग जो हैं, या मैं अगर खुद की जनरेशन की बात करूँ, खुद के युवा साथियों की अगर मैं बात करूँ, तो आज के टाइम पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो मैदान में उतर के जो विरोध करते हैं। लेकिन वो सिर्फ वहाँ पे या तो फ़ोटोबाज़ी होती है या फिर किसी भी तरीके से, तो क्या लगता है युवा को किस तरह से जागने की ज़रूरत है और किस तरह से जो है आज अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? जो युवा कर रहे हैं, जिस माध्यम से भी कर पा रहे हैं, देखिए कई हमारे होटेलर्स भाई हैं जो बाहर हैं, हुँ, वहाँ से कुछ नहीं कर पा रहे, पर उनके मैसेजेस आते हैं, वो फेसबुक पर कमेंट्स करते हैं, तमाम जगह इस पर देखते हैं, तो अच्छा लगता है हुँ, कि हमारे लोग हैं। जो युवा साथी आते भी हैं, चाहे वो फोटो के लिए आ रहे हों, हुँ, पर वो हैं वहाँ पर तो हिम्मत मिलती है। सही कहते हैं बात ना है। कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते चले गए और कारवां कारवां बनता बन गया। तो आज ये पूरी जो लॉ है, खासकर उत्तराखंड बचाने की, तो उसमें सभी का सम्मिलित होना बहुत अनिवार्य है, और जिस जिस भी माध्यम से हो पा रहे, वो बहुत अमूल्य है। और मुझे लगता है जैसे आपका भी योगदान हो सकता है, आप पॉडकास्ट के माध्यम से ही लोगों को वो अवेयर कर रहे हैं, आपका भी योगदान है। जो रेडियो पर हमारे कुछ आरजे भाई हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं, तो वो भी योगदान बिल्कुल। है ना? कुछ हमारे गीतकार लोग हैं जो गीत गाने बना रहे हैं, वो भी योगदान है। क्योंकि जब आंदोलन हुआ था 1994 में, तब हर व्यक्ति ने अपनी-अपनी भूमिका अपने तरह से निभाई। अजय शर्मा जी हैं, एक कवि हैं, हुँ, उन्होंने कुछ चंद लेख लिखे हैं कि मतलब जो कविताएँ उन्होंने लिखी हैं, तो उससे जन क्रांति आई थी। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा माहौल चाहिए, राजनीति का या ये आंदोलन का एक ऐसा माहौल, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। तो हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति अपना सहयोग दे रहा है, तो मैं तो सबको बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा, बिल्कुल। अच्छा सर, उत्तराखंड राज्य जब माँगा गया, जब इसकी माँग उठी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गँवाई, बहुत कुछ हुआ, हमारी महिलाओं के साथ में भी कई तरह की चीज़ें हुई। तो उस समय भी जो है यादव सरकार ने पहाड़ियों के ऊपर जो अन्याय किए थे, सब चीज़ें हुई थी। बहुत कुछ खोने के बाद एक राज्य मिला। पर क्या अभी राज्य बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जितनी मेरी उम्र है, उससे भी 1 साल कम है राज्य को बना मतलब हुआ। बता दिया आपने आपकी उम्र कितनी है। तो हुँ, उससे भी कम है राज्य को बना हुआ। लेकिन फिर एक आंदोलन फिर से उठता है। तो क्या लगता है कि पहले तो जिस माँग के साथ उत्तराखंड को माँगा गया था,
कि वो वाक़ई में मिल पाया है, या जिस तरीके से सरकार अब झुनझुना पकड़ा देती है, उस तरीके से ही उस टाइम पे भी हुआ? ये क्रोनोलॉजी है। आप अगर समझने की डॉट्स को मिलाने की आप प्रक्रिया करेंगे, तो हुँ, आपने बड़ी अच्छा और आसानी से बोला है कि यादव हुँ, यादव जो है वो नहीं चाहते थे, पर पूरा सच नहीं है। हुँ, वो उतना ही सच है जितना आपको दिखाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये भी उतने ही हिस्सेदार थे, बिल्कुल। जिन्होंने हमेशा इस बात, ये केवल इस आंदोलन के माध्यम से यूपी में सत्ता गिराना चाहते थे बस। ये वो लोग थे जिन्होंने बोला कि उत्तराखंड बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, हुँ, और जब उत्तराखंड वाकई बना तो ये गिद्ध की तरह आए यहां सत्ता पाने के लिए। 42 शहादतों की आपने बात की है, तो भुवन चंद खंडूड़ी जी का ही वो ऑफिशियल अनऑफिशियल कैसा एक मैसेज था कि बस भर के यहां से लोग बंदूकें लेकर आ रहे हैं मुजफ्फरनगर से होते हुए दिल्ली, जब उनको आदेश हुआ कि इनको यहां घुसने मत देना। उत्तराखंड के लोगों में वो बंदूकें, हम तो वो गौरा देवी की संतानें हैं जो पेड़ से भी लिपट गई कि हमें काट दो लेकिन पेड़ नहीं कटेंगे। हुँ, उनको आपने बता दिया क्योंकि बंदूकें लेके आ रहे हैं। जिनको बिठा रखा है अभी, ये भी वही लोग हैं जो कभी चाहते नहीं थे उत्तराखंड बने। इनको क्या मतलब, वो प्रेमचंद अग्रवाल बोल तो रहा है, कोई कहां से मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, हाँ, वो बिहार बोलना भूल गया क्योंकि पासवान बिहार से आ रहा है हुँ, कि ये बिहार से आ रहे हैं, तो उन्होंने बना दिया। तो उनके हिसाब से तो वही है। उन्होंने कभी पहाड़ी दर्द को समझा ही नहीं। आज एक 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 आपके पॉडकास्ट पे ही एक खुलासा कर रहा हूँ। अभी एक फोन आया मेरे पास, आप यकीन मानिएगा, कम से कम 1 डेढ़ घंटे पहले, मैं यहाँ आने से पहले एक फोन आया। ये दीदी, बड़ा रुआसी सी आवाज, कहती भैया आप केदारनाथ से बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कहता आपको ध्यान है अभी 8 9 जनवरी को एक बस हादसा हुआ था ऊखीमठ, बोलना भी नहीं आ रहा था उनको, वो बस हादसा, गाड़ी का हादसा हुआ था ऊखीमठ के आसपास। मैंने कहा जी, मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा ना? मैं, ऐसा क्यों हुआ भैया? ऐसा बोली वो कि ऐसा क्यों हुआ भैया? मैंने कहा दीदी आई एम सो सॉरी, पर क्या हुआ? कहती उसको पहले रेफर किया, फिर रेफर किया, फिर रेफर किया, हमारे हिमाचल में तो ऐसा नहीं होता। आप यकीन मानिए, काश मैं रिकॉर्डिंग रखता नहीं हूँ फोन में, ऐसे रिकॉर्डिंग होती नहीं मेरी ऑटोमेटिक, बट आई विश। जो उसने बोला मैं मौन था अगले 1 मिनट कम से कम। मैं समझ नहीं आया। जो उसने पूछा कि ऐसा क्यों होता है उत्तराखंड में, हिमाचल में तो ऐसा नहीं होता, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के। एक 19 साल का लड़का अपने माँ बाप से बिछड़ गया। उसने कुछ फोटोज दिए हैं, शायद मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप शेयर कर सकते हो उनको, क्योंकि अब उनका दर्द देखो। उनको अब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, उनको अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। कहती पोस्टमार्टम उन्होंने हमें बिना पूछे कर दिया और हम तो पहुंचे भी नहीं थे तब तक। हुँ, तो कैसी स्वास्थ्य सेवाएं, किस बात का घमंड है धन सिंह रावत को? ये जो बिल्डिंगें बना रहे हो ना आप, श्रीनगर में, अलग अलग जगह, ये बिल्डिंगें पता है क्यों बना रहे हैं? इनको पता है डॉक्टर तो है नहीं हमारे पास, पर बिल्डिंग में क्या है, बिल्डिंग के नाम पे पैसा आएगा। ये बिल्डिंग 12 करोड़ रुपए, इसमें से 20% हमारा, ओ 24 लाख रुपए, बैठे बिठाए 24 लाख रुपए आ गए। मर्जी मरे लोग, यही हो रहा है। एक मतलब आप यकीन मानिए सीमा, बोलने के लिए इतना कुछ है ना, हर जगह दर्द दिखता है। एक गांव है मरोड़ा, हर किसी ने देखा जोशीमठ दहक रहा है, नीचे ढल रहा है, तमाम चीजें हुई। जोशीमठ में पिछली बार भी इन्होंने किसी यात्री को रुकने नहीं दिया। हुँ, जोशीमठ में हुँ, जो व्यापार था वो भी खत्म हुआ। खत्म हुआ। ठीक है। उसके थोड़ा पहले रुद्रप्रयाग जिले में एक गांव पड़ता है मरोड़ा, हुँ, उसकी हालात भी बहुत खराब थी, वो भी पूरी से दरका, वहां भी मकान खाली किए, तमाम चीजें हुई। आज मरोड़ा गांव के लोग कभी एसडीएम का चक्कर काटने, कभी डीएम का चक्कर काटने, कभी आरबीएनएल का, उनको विस्थापित कर दिया, हुँ, हुँ, लेकिन व्यवस्थाओं से बहुत दूर है वो लोग। आप सोचिएगा, टिहरी डैम हमारा, यहाँ यहाँ देखो, कहीं भी देखो, सब विस्थापित भरे पड़े हैं। बिल्कुल। घर में मुझे पता है हर गरीब परिवार के पास भी ना 8 10 पौंगड़ा चीजना पड़ा, मतलब 8 10 खेत हैं हुँ, 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 जिन पे वो खेती। मैं आपको एक दिन बोल दूं, अपना मकान वकान ये सब छोड़ के 250 गज में आपको जमीन दे रहा हूँ ऋषिकेश में। ये हुँ, हुआ है, वहां के लोगों ने झेला है। और उसके बाद आज टिहरी डैम पर ही हमारा हक नहीं है। सही बात है। तो ये हमारे नेता कैसे हैं? हमारे को 12% राजस्व मिलता है बस, क्योंकि वो हमारी बाउंड्री से होकर जाता है।
25% उसमें शेयर यूपी का है, 75% उसमें केंद्र का है। उत्तराखंड डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट। उत्तराखंड को बोला गया कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज बीइंग पेड फ्री, क्योंकि कई लोग जिन्होंने गांव छोड़ दिए थे उनके एनओसी नहीं मिली। अभी ये हुआ है टिहरी में, कुछ लोग निकाय चुनाव के लिए जब गए, निकाय चुनाव में एक बड़ा अच्छा है कि आपको एनओसी चाहिए जल विभाग से, विद्युत विभाग से, कि आप बिल बराबर भरते हो। उनके सालों के बिल पेंडिंग दिख रहे हैं, यानी कि जो आपने फ्री बोला वो था ही नहीं। आज अगर धामी सरकार अपने पे आ जाए और हट धर्मिता के साथ बैठ जाए, इसका उदाहरण मैं बोल रहा हूं, अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, ऑल दैट लाइज इन तेलंगाना, जो भी कुछ तेलंगाना में है आज, उस पर तेलंगाना का अधिकार है। आंध्रा ने जब बोला कि भैया ये लैंड एक्विजिशन वगैरह इस पर ये हमें चाहिए, ये वो, तेलंगाना ने बोला आओ हमसे टेबल पे बात करो, ये हमारा एरिया। वो 2 राज्य भी अलग हुए वहां ना, तेलंगाना, आपने सुना होगा। हाँ हाँ हाँ। यहाँ हम यूपी से अलग हुए तो हमें यूपी हमेशा ही बड़ा दिखता है। अरे हमारी भी तो कोई आइडेंटिटी है ना उत्तराखंड की। सही तो बात है। उत्तराखंड की चीजें आज तक क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, ये बड़ा चीजें बोल रहे हैं यार, योगी जी भी तो वहीं बैठे हुए, अपने ही लोग हैं। ये अपने जितने दिख रहे हैं ये सब एक ही चोले पे हैं, भाजपा के। उत्तराखंड में लगातार आंदोलन जो है वो काफी उग्र रूप ले रहे हैं और काफी बड़े लोग जो है इसको अपना सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर हम अपने एक ऐसे गायक की बात करें जिनके गीतों ने हमेशा क्रांति लाने की जो है काम किया है, चाहे वो उठा जागा उत्तराखंड हो हम्म। या फिर और भी बहुत सारी चीजें कि बोला भाई का खजाना छन उत्तराखंड आंदोलन में काफी सारे गीत हैं। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने जो है अपना एक आवाहन, एक बिगुल फूँका इस आंदोलन को सपोर्ट देने के लिए और लगातार वो जो है ऐसी अपनी वीडियोज़ के माध्यम से या फिर ऐसे अपनी पोस्टों के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातों को आगे रखते रहते हैं कि किस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गैरसैंण की रैली का जो उन्होंने आह्वान किया था, उसमें वो नदारद थे। हम्म। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? नदारद थे, स्वास्थ्य थोड़ा शायद कमजोर रहा हो, पर ये प्रश्न वाकई बहुत बार उठा है अभी बीच में कि किस तरह से नेगी जी ने बोला कि आवा भाई, और वे के बाद वो दिखा नहीं। नेगी जी एक हमारे बड़े सम्मानित और यकीनन हमारे दिल, सबके दिल के करीब हैं। बिल्कुल। आज उन्होंने एक आह्वान किया कि भाई आओ सब एक रहें, क्योंकि मैं एक पोस्ट भी देख रहा था, अखबार की कटिंग, मैं सोच रहा था इसमें नेगी जी का कुछ बयान भी आएगा। उस पे उन्होंने कहा कि भाई अग्रवाल ने माफी मांग ली है, तो अब इसके बाद अब यहाँ राजनीति हो रही है, ऐसा कुछ कथन उनके नाम से छापा गया है किसी अखबार में। अब जब मैं मानूं कि ये सच है अगर, तो नेगी जी को फिर, या तो जब ये पता था तो नेगी जी को पहले बुलाना नहीं था सबको, सही बात है। और अगर ये गलत है तो नेगी जी को इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में कटाक्ष जरूर छापना चाहिए किसी और अन्य पेपर में या उसी पेपर में। बिल्कुल। ये क्यों छापा गया जब मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं? ये थोड़ा संशय का विषय है, पर नेगी जी हमारे दिलों में है। तो मैं तो ये इसीलिए धन्यवाद करूंगा कि देखो, पहले भी जब मूल निवास भू कानून की रैली थी तो इन्होंने ही आह्वान किया था। बाई चांस नेगी जी उस दिन भी नहीं थे, पर नेगी जी कहीं और कार्यक्रम में थे, वहां पर भी उन्होंने ये उठा जागा करके कार्यक्रम किया था। और अभी गैरसैंण की रैली के दिन भी उन्होंने ये चीज बोली कि भैया ऐसा ऐसा है और आप सब लोग वहां पहुंचो। जब हम पहुंचे भी तो वहां नेगी जी नहीं थे, लेकिन नेगी जी, जो ये कार्यक्रम समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद नेगी जी के पोस्ट, फेसबुक वॉल से एक पोस्ट भी आई थी कि बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम आज का, और ये तब तमाम चीजें। लेकिन उसके तुरंत बाद ये पोस्ट आना, एक मैं देख रहा था आयुष शर्मा के साथ एक इंटरव्यू भी उनका चल रहा था कुछ काट काट करके, वो आज तक पे हैं, अंकित शर्मा। अंकित शर्मा के साथ। तो वो जो मैंने देखा, मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये काट के शायद एडिटेड है, पुराना कोई फॉर्मेट है ये। फिर अगले दिन वो अखबार में छपा। तो इस पर कटाक्ष कहीं होना जरूरी है, पर हम इज्जत करते हैं नेगी जी की, और हो सकता है, मुझे लग रहा है एक साजिश उनके खिलाफ की जा रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो यकीनन नेगी जी को स्पष्ट भी करना चाहिए। हम सब बिल्कुल। उन्हें अपनी धरोहर मानते हैं, हमारी पहाड़ की संस्कृति को संजोने वाले वो इकलौते वीर हैं। अ, बात ये अपनी बात को स्पष्ट करने की आई है, तो मुझे एक प्रकरण याद आ गया कि अभी जब बिरजू मयाल जब अनशन पे अपने बैठे थे, तो उस दौरान जो है ये बात बहुत उठाई गई कि रात को देर रात को जब एकता विहार में वो बैठे हुए थे अनशन पे, तो देर रात को जो है नेगी जी वहाँ पर उनका अनशन उनके द्वारा तुड़वाया गया।
तो न्यूज़पेपर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा ये पोस्ट की गई कि एक तरफ तो जो है नेगी जी ये आह्वान कर रहे हैं, एक तरफ अनशन तुड़वा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कि कहीं ये सरकार के साथ मिले हुए तो नहीं है। फिर एक बात ये किसी के द्वारा ये भी कही गई कि नहीं, उनको तो प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा बोला गया मतलब काफ़ी सारा उनकी तरफ रचा गया। तो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि बिरजू मयाल के द्वारा ये कहा गया था कि वो अनशन तभी तभी तोड़ेंगे जब तोड़ेंगे नेगी जब जी नेगी आएँगे। जी आएंगे। तो जब उस बात को उन्होंने क्लियर किया तो मुझे लगता है इस बात का अभी क्लियर होना बहुत ज़्यादा हो ज़रूरी है। सकता है वो इंतजार कर रहे हो देखने का कि भाई सीमा का इसमें क्या कहना है, उसके बाद वो शायद इस बारे में बोलेंगे। पर हमें यकीन है नेगी जी ने बहुत कुछ दिया है उत्तराखंड को। तो आज वो वक्त है जब उनकी तरफ से जो नई दिशा मिल रही है तो उसका स्वागत करते हैं। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी देखेंगे क्या है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात जब ये मामला ज़्यादा उठ रहा था प्रेमचंद अग्रवाल वाला, तो इसमें एक बिरजू मयाल अब वो किस तरह से कर रहे हैं, ख़ैर वो तो इतना मैं विस्तृत में नहीं जाना चाहूँगी। मैं भी नहीं जाना चाहूंगा। बिल्कुल, लेकिन एक उन्होंने जब एक व्यक्ति का हक होता है, अगर मैंने अपने मुख्यमंत्री को चुना है, मैंने वोट दिए हैं जिनके द्वारा वो चुने गए हैं, तो क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं उनसे सवाल कर सकूँ? क्योंकि राजनेता है तो राज जनता के लिए क्यों नहीं है? जनता द्वारा चुने गए हैं। तो जब बिरजू मयाल के द्वारा महेंद्र भट्ट से सवाल किया गया कि भई कब हटाया जा रहा है, वो रिकॉर्डिंग आपने भी देखी होगी, वो वीडियो आपने भी देखी होगी। तो राज्य के मामले में सीधा प्रधानमंत्री को इंगित कर देना, ये किस तरीके से देखते हैं आप? गलत नहीं कह रहे हैं वो, आप समझ नहीं पाए, वो सच कह रहे थे। हुँ, इन्होंने प्रधान के लिए वोट बोला कि मोदी जी अच्छा कर ले, प्रधान को वोट कर दो। क्षेत्र पंचायत अच्छा करेंगे, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, क्षेत्र पंचायत उठा, जिला पंचायत, विधायक, सांसद सब तो मोदी जी के नाम से ही चुने जा रहे हैं यहाँ। सही बात। तो जब काम के लिए भी तो उनको मोदी जी को बोलना पड़ेगा ना। तो सच बोल दिया उसने। पर अफसोस इस बात का कि ऐसा व्यक्ति जो अध्यक्ष है, सुप्रीम है वो, मतलब अगर मैं देखूं तो हुँ, भाजपा का सुप्रीम, यानी कि वो धामी जी से ऊपर बैठे हुए हैं अभी, उस व्यक्ति के पास मोदी जी का नंबर नहीं। तो मोदी जी तुम्हें कुछ समझते नहीं है, तुम भी घाम ताप, ये भी घाम तापो पर्यटन में है। इनके बाद मोदी जी का ही नंबर, वो खुद बोल रहे गूगल से ले लो। हुँ, अरे भैया, तो इनकी कुछ ये दर्जाधारी है मुझे लग रहा है, हुँ, जो इनको राज्य एक और सांसद संसदीय मंत्री राज्य इनको यहाँ से सुघोषित भी किया गया ना अभी मंत्री के उसमें। हुँ, और ये दोनों दर्जाधारी पट्टे पर पहना रखे हैं इन्होंने। इनके हक हकूक के बाद इनके पास एक पेंसिल उठा के यहाँ रखने का वो नहीं है अधिकार। हुँ, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आप। ये भी बयान क्यों उल जुलूल बयान क्यों कर देते हैं ये पता है? हुँ, हुँ, ये एक तो पत्रकार है हमारे कुछ लोग ना भाई ऐसे, हाँ, हाँ, उनको बस ये दिखता है कि यार ये सरकार है बस, चरण वंदना ज्यादा होने लगी हमारे यहाँ भी, है ना। जो कहते थे कि दर बदर थे जो कभी वो दरबानों के मालिक हो गए, मुखबिर थे जो कभी वो अखबारों के मालिक हो गए। तो जो ये सिचुएशंस हैं आज ना, हुँ, ये इसलिए हो रहा है। उसको दिखता है यार मैं कहीं दिख नहीं रहा हूँ, एक काम करता हूँ भाई, तू भी आ। जी अध्यक्ष जी पहुंच गए। अब क्या बोलूं, एक काम करो, इनको सड़क छाप बोल दो, इनको हुँ, माओवादी बोल दो, इनको ये बोल दो। ये किसी गिनती में ही नहीं है भाजपा की। हुँ, होते तो ऐसे अनगढ़ बयान, इनको कुछ जिम्मेदारी की चीजें दी जाती, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बद्रीनाथ में वोट मांगने जा रहे थे, रोते हुए मांग रहे, अबे क्या आदमी है तो, रो के कौन वोट मांगता है? सही बात है। तो वो शून्य है आदमी। अच्छा, वोट अब अगर हम जनता की नज़र से देखें, वोट माँगने जब आते हैं, अभी तो हम इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं कि अजी हम दे रहे हैं इनको वोट। हम तो भई हम तो बिल्कुल पहाड़ी है, हमारे हम कैसे बाहर का आदमी को चुन लेंगे। हम्म, एक उदाहरण आपके सामने अभी-अभी का है नगर निगम चुनाव। हम्म, सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट बनी हुई थी वो ऋषिकेश की निकाय निकाय थी। वहाँ पर मास्टर जी, शंभू पासवान, 2 लोगों के बीच में भयंकरी टकरार थी, भयंकरी टक्कर थी। वहाँ पे इतनी रैलियाँ हुई, सारा पहाड़ ही एक साइड था, लेकिन जीत के शंभू पासवान आए। हो क्या गया है, भाजपा को चुनाव खेलना बहुत अच्छा आता हुँ, है, ये हमें भी समझना होगा।
3 चीजें हुई हैं वहां, बहुत मुख्य प्रमुख 3 चीजें। पहली, इन्होंने बड़ी आसानी से चिन्हित करके अपने पार्षदों को बता दिया कौन से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें वोट देंगे ही नहीं, दे ही नहीं सकते। तो 40 वार्डों से करीबन 10 से 12 हजार नाम तो पहले ही गायब कर दिए। सुना होगा आपने, मुद्दा हाँ। उठा था, 12 हजार लोग तो पहले ही गायब हो गए। दूसरा, उसके बाद भी इन्हें लगा कि यार अब भी हम हार रहे हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो जाटव लड़ रहा था, जाटव को भी अपनी तरफ कर दिया हम्म। कि जाटव, भाजपा के साथ तेरा फायदा है, ये काम करना, अपने वोट जब तुम हार ही रहे हो तो हमारी तरफ मूवमेंट कर देना। वही जाटव ने भी किया। और तीसरा, उसके बाद भी जब उन्हें दिखा कि यार अभी भी इसी का पलड़ा भारी है, हम्म। अभी भी मास्टर ही जीतेगा, अभी भी जनता ही जीतेगी, तो इन्होंने क्या किया, रात को खेला कर दिया। हम्म। अरे देहरादून में इतने वोट पड़े, यहाँ तो 5, 5:30, 6 बजे डिक्लेयर हो गया था। हाँ। ऋषिकेश में ऐसी कौन सी गणना चल रही थी भैया? कितने बैग गायब हुए, कितनी बार लाइटें गई, कितना कुछ हुआ एक ही रात में। रात को 1-1:30 बजे चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। कोई मजाक है क्या? इनको केवल चुनाव चुनाव खेलना आता है। और बड़ा अफसोस है, ये हमारे लोगों को अगर समझ ना आए तो ये हमारा सब कुछ बिक जाएगा एक दिन। हमारे लोगों को एक्चुअली पंगा पता क्या है, हमारे लोगों की भी अपनी गलती है, हमारी मेरी भी खुद की। हमें लगता है कि जब तक मेरे साथ नहीं हो रहा ना, मैं शांत रहूं, मैं अपने काम में व्यस्त रहूं। हम्म। अगर ऐसा मानसिकता होती सच में, ना तो उत्तराखंड बनता, ना भारत भी अलग नहीं होता कभी। अगर वो भगत सिंह ना होते, सुभाष चंद्र बोस ना होते, वो महात्मा गांधी ना होते, वो भी यही सोचते यार मेरे घर का क्या है। हम्म। लेकिन उन्होंने सबके लिए सोचा ना। मुझे लगता है हर किसी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले बच्चों का भविष्य हमारे जैसा नहीं हो सकता। तब तो और बुरा हो जाएगा। आज कम से कम हम खुलेआम बोल तो रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अभिव्यक्ति आजादी संविधान का एक हिस्सा है, वो 19A आर्टिकल है हमारा, बिल्कुल। उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। दे डोंट वांट एनीवन टू स्पीक अबाउट एनीथिंग, खासकर इनके विरोध तो बिल्कुल नहीं। तो हमारे हम्म। बच्चे कैसे जिएंगे? मेरी बिटिया एक दिन एक वीडियो कर रही थी देवप्रयाग में, छोटी सी बच्ची 11 साल की, उसका प्रश्न पता क्या था, पापा क्या हम वोट दे पाएंगे? समझ, डेप्थ समझो क्वेश्चन की। क्या हम वोट दे पाएंगे, मतलब क्या तब तक संविधान इस तरह से चलता रहेगा? क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा, जो एक आदमी मर गया उसकी वोट डली हुई है। हाँ। एक महिला जाती है वोटिंग, उनकी वोट पहले ही डल गई। पहले ही डल गई। ये हमारे एक तो। जोक की तरह था, लेकिन एक व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब देखना जरा, वो सुनीता देवी वोट दे के चली गई। हम्म। वो देखता है, बोलता हाँ वो तो चली गई। अरे आज मैं इस बार में फिर लेट हो गया। बोलते कैसे? कि अरे साहब उनको मरे हुए 10 साल हो गए, लेकिन जब भी वोटिंग का दिन होता है मैं आता हूँ, देखता हूँ वो वोट दे के गई है। हम्म। तो ये हो रहा है आज। ये बचाना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। बातें बहुत गहराई है इन बातों में, जी। है ना? लेकिन सर, हो कहाँ रहा है? हो रहा है, आपको क्योंकि दिख नहीं रहा है। अच्छा, दिख नहीं रहा है तो मैं कुछ मुद्दे फिर सामने लाती हूँ। जी। अभी एक केस हुआ था ऋषिकेश के एक रिज़ॉर्ट में। अभी वो भी आर्टिकल के तहत आता है तो मैं नाम नहीं ले सकती पीड़िता का। केस हुआ था। अभी तक मुजरिम का नाम सामने नहीं है। पता सबको है वो वीआईपी कौन था, सामने नहीं कहना है। ठीक है, वो भी हुआ। उसके बाद सबको पता है कि भू कानून का जो इतना संघर्ष चला, सारी सब चीजें हुई। अभी क्या हुआ है? क्या भू कानून उस तरीके से नहीं मिला है जिस तरीके से मांगा गया था, लेकिन फिर शांत हो गया। इससे पहले बेरोजगार संघ का उतना लंबा जो वो चला था, उनकी पहली जो रैली हुई थी अक्टूबर के महीने में, इतना उन्होंने लाठियां खाई, सब कुछ हुआ। आज उन्हीं में से बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है ना आगे कुछ नहीं हो रहा है। वो भी मामला हुआ। उसके बाद यूसीसी में कई सारी चीजें आई जो विरोध करने लायक थी। अगर बात हम लिव इन की कहें तो हमारे सनातन में ये है नहीं। ठीक है, उसका भी हुआ। अब आप बात करती हूँ अगर मैं प्रेमचंद अग्रवाल वाली,
तो चुनाव से पहले-पहले, अब चुनाव होने हैं, प्रधान वाले चुनाव होने हैं, उससे पहले-पहले ये मामला भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गाँव में गाँव के जो लोग अब नेता बनने के लिए जो आएँगे आगे, अपना प्रचार-प्रसार चलेगा, तो सब उसमें व्यस्त हो जाएँगे, ये मामला फिर धरा का धरा रह जाएगा। फिर आएगी यात्रा, यात्रा के दौरान तो क्यों ही किसी ने याद रखना है। फिर धीरे-धीरे करके तो 27 वाले चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उससे पहले ही एक और चीज़ अभी आने वाली है, वो हमारी राज जात जो शुरू होने की बात कही गई है, वो भी है, तो सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाएगा, फिर तो बातें रह गई। ऐसा लग रहा इस है तरह से आपको। कुछ हो मैं रहा है। आपको शुरुआत से शुरू करता हूँ। पहला आपने बात की अंकिता। मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा आपका? आप बताइए? अंकिता का आपने नाम नहीं लिया, वो बहन का नाम हमें लेना चाहिए। हुँ, उसने शहादत दी है इस प्रदेश के लिए। उन बच्चियों को समझाने के लिए एक बड़ा वो था कि आप कैसे किसी दूसरे पर विश्वास ना करें और किस तरह से आपके साथ हो सकता है या आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है। मैं अंकिता के घर करीबन 7-8 बार गया हूँ उस प्रकरण के बाद। उसकी माँ से मिला हूँ, हालत देखी है मैंने उनके घर की। उसकी दादी से भी मिला था, दादी भी चली गई अब। हुँ, पॉइंट क्या है, आप देखिए अंकिता ने पूरे उत्तराखंड को एक करना कर दिया था। सिखाया। हुँ, ठीक है, जो आप बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ, वो हुआ है। आज पहली बार ऐसा प्रकरण हुआ है निर्भया के बाद, खासकर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने एक होना शुरू किए। लोगों ने एक दर्द को लेकर चले, कोर्ट तक वो मामला गया और आप यकीन मानिएगा, आपको क्या लग रहा है, वो इतना धन बल वाला आदमी है, भाजपा का मंत्री रहा है, राज्य मंत्री है, वो भी उसका बेटा है। समझिए कितना कुछ उन्होंने प्रपंच नहीं किया। ये जनता की ताकत ही है जो अब तक उसको बेल नहीं मिली है। हुँ, आप माने ना माने, पहला। इसके बाद दूसरा आपने क्या बोला था? आपने बहुत सारे बोले एक्चुअली। मतलब मेरे पास एक्चुअली ये था कि सबका था। जैसे कि आपने बोला प्रेमचंद अग्रवाल मामले में तूल बहुत ज़्यादा हो गई। आप ये मान के चलो अब तक 200 से अधिक पुतले जल गए उसके। हुँ, हर हर पुतले दहन में अगर मान के चलो 100 लोग भी थे ना, तो 20,000 लोग ज्वलंतता से आज भी सड़क पर उतरे हुए हैं। हुँ, ये नंबर कम नहीं होता। चाहे बाबा श्री केदार की अब यात्रा चले, चाहे चारों धामों की यात्रा चले, माँ नंदा राजात की राजात चले, ये 20,000 लोगों के दिल में बस चुका है ये कि गलत हुआ है। मैंने बोला था ना अकेले चले थे, वो संघर्ष लंबा होता चला गया, लोगों को पता चल गया। हुँ, हाँ, आपने बीच में बॉबी की भी बात की कि बेरोजगार संघ ने ये मामला उठाया, कुछ लोग प्राइवेट चले गए। आप देखिएगा पिछले से पिछले महीने, अब हर महीने तकरीबन 1-2 खबरें आपको दिख रही होंगी। टिहरी की ये बच्ची यहाँ सेलेक्ट हो गई, हमारी हाँ, पौड़ी की यहाँ। तो ये शुरू कब हुआ? जब ये जो धांधलेबाज थे, जो ये घोटालेबाज थे, जो ये पैसा देकर नौकरियां खरीदते, इनकी संख्या कम हो गई। तो फर्क पड़ रहा है कुछ। हम केवल ये बोलें कि फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। हर चीज से फर्क पड़ता है। आपने जितने भी उदाहरण दिए ना, सब में मुझे दिख रहा था कि कुछ ना कुछ होप, जो आप बोल रहे हैं सब में होप है। उत्तराखंड बिल्कुल। जग रहा है, दैट इज अ गुड पार्ट। आप सोचिए ना, अब से और कुछ 5-7 साल पहले कुछ ऐसा होता तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था। हुँ, भाई लोग आज आप देखो ऋषिकेश में, वाकई आप जाओ अभी और बोलो मैं पहाड़ी हूं, तो आपको खुद महसूस होगा यार, हाँ मेरे इर्द गिर्द के लोग, तो वो माहौल बना है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है। हाँ, इट हैज टू गो मोर, एक मूवमेंट। अब ये राजनीतिक होना चाहिए। हुँ, अब राजनीतिक एक मूवमेंट हो, एक थर्ड फ्रंट की बहुत वैक्यूम है, क्योंकि कांग्रेस खत्म है अभी। विपक्ष नहीं है। विपक्ष खुद जनता बन गई है, विपक्ष कुछ पत्रकार बन गए हैं, विपक्ष कुछ लोग बन गए हैं जो मजबूती से सरकार से सवाल जवाब पूछ रहे हैं। हुँ, जो कांग्रेस नामी विपक्ष है, ये तो केवल नाम का विपक्ष रह गया, ये मित्र विपक्ष हो गया है। ये हुँ, बुटोला के साथ क्यों नहीं उठ के सारे बाहर आए उस दिन? सही बात है। वॉकआउट अगर होना था सदन से तो सब बाहर आते, नहीं, लेकिन सब किसी न किसी एक मंत्री के साथ मिले हुए। हालत खराब होती है, डर लगता है। अंदर खाने बहुत कुछ है। अंदर खाने बहुत कुछ है। अच्छा, तो पॉडकास्ट की समाप्ति के साथ-साथ एक सवाल, जी। जो हमारे दर्शकों के मन में तो ज़रूर होगा। त्रिभुवन चौहान एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने केदारनाथ विधानसभा को हिला के रख दिया। जी। अब आप लगातार जो है आंदोलन में पहुँचते हैं, अपनी भूमिका निभाते हो, लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं, जो खुल के ये बात कह रहा है कि हाँ, मैं सुरक्षा हूँ। अगर आप कहते हो तो मैं हूँ। किन-किन चीज़ों के लिए हूँ वो भी आपने बताया। 2027 का क्या प्लान है? प्लान बड़ा स्पष्ट है मैम।
जनता के साथ आगे बढ़ना है और जनता की सेवा करनी है, राजनीतिक रूप से ही करनी है। और अगर जनता ने साथ दिया तो यकीनन एक बड़ा चेंज केवल केदारनाथ में नहीं पूरे उत्तराखंड में होगा। तो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी लगे हुए हैं। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर पत्रकार, वो पत्रकार जो बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाता है, उस पत्रकार को पता होगा कि जनमानस की असल समस्याएँ क्या हैं। क्योंकि सिर्फ़ पत्रकार, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ़ पत्रकारों से ही लोग जुड़ पाते हैं। अब भले ही वो तो पत्रकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना सच आगे तक पहुँचाया, कितना नहीं, लेकिन उस तक कहानी हर देखो, मैं पहुँचती है। एक चीज़ अभी बोली थी ना आपको, थोड़ी हुँ, देर पहले मैंने बोला था कि जो मुखबिर थे कभी वो अखबारों के मालिक हो गए। तो यहाँ पंगा मालिकों का है। हुँ, जो हमारे फील्ड में जितने भी हमारे रिपोर्टर्स भाई हैं, जितने भी ये मतलब पैनलिस्ट होते हैं, सब लोग वो कहीं न कहीं एक जॉब में हैं। बिल्कुल। वो चाहते हैं, उत्तराखंड से प्यार करते हैं, मुद्दे भी उनके सामने हैं, वो रखना भी चाहते हैं पर क्या करें, उनका मालिक बिक गया। हुँ, दिक्कत वहाँ है। आप किसी भी पत्रकार से पूछो, हर किसी के दिल में दर्द है और बहुत अंदर तक दर्द है। वो अभी अभी आप प्रेस क्लब में जाइए, आप मिलिए किसी से, हर कोई गाली देगा, चाहे वो महेंद्र सिंह को होगा या बिल्कुल। महेंद्र सिंह भट्ट हो गया। तो महेंद्र भट्ट को हो या किसी को भी, उनके दिल में वो दर्द है। उन्हें सुबोध उनियाल को लेकर भी है, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल को लेकर भी है, ऋतु खंडूड़ी पर। जब ये चीज आप परोसते हैं सामने, अपने मालिकों के सामने रखते हैं, तो मालिक को लगता है यार नहीं, यहाँ से तो मेरा धन आ रहा है, तो फिर वो भी शांत है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा हमें सोच बदलनी पड़ेगी, या फिर आप जैसे लोगों को और बड़े संस्थान खड़े कर देने चाहिए, जहाँ पे कि तब मालिक भी आप होंगे, तो एटलीस्ट आपके लोग भी उसी तरह से बात कर पाएंगे। I mean, that could be the second line जिसपे कुछ चेंज हो सकता बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और ये मुझे लगता है कि आज हमारे दर्शकों को कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और जो एक अभी कुछ दिन पूर्व के जो हमारे आंदोलन का एक स्लोगन बन चुका है कि उठा जागा उत्तराखंड। हम्म, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी पहाड़ी भाई-बंध हैं, उनके दिलो-दिमाग में ये लाइन कहीं न कहीं घर कर जाएगी और आने वाले जितने भी मुद्दे होंगे, उसमें वो खुलकर स्पष्ट रूप से आगे आकर अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएँगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बिल्कुल, उत्तराखंड के भविष्य के लिए। बिल्कुल। तो सर, पहले तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ बहुत-बहुत कि धन्यवाद। आप जो हैं लगातार ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं, इन मुद्दों को आगे उठाते हैं और आने वाले भविष्य को सँवारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको आपके इस काम के लिए। बहुत-बहुत आभार, प्रणाम। जी, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज की इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की इस कार्यक्रम में हमने काफ़ी सारी बातों पे चर्चाएँ की, काफ़ी सारे मुद्दों को खुल के आपके सामने रखा और कहीं न कहीं आपको अपने उन सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे, जिससे आपको लगता था कि क्या ये लोग सिर्फ़ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आगे आ रहे हैं या फिर किस तरीके से सारा काम किया जा रहा है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बता सकते हैं। बाकी और ऐसी वीडियोज़ के लिए और ऐसे कार्यक्रम के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आईटीजी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कार्यक्रम को लेकर मैं जल्द ही मौजूद होंगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आईटीजी टॉक्स। धन्यवाद।